आज सुबह मुल्क में जो सोशल स्पेस जिसको कहते हैं, ये ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, उस पे एक बड़ा अजीब सा माहौल अचानक से बन गया जब 11 बजे के करीब ये पता चला कि प्राइम मिनिस्टर साहब पौने 12 बजे कौम के नाम खिताब करने वाले हैं। अब क्योंकि आखिरी खिताब उन्होंने किया था नवंबर 2016 में, तो जिनको वो याद था तो वो काफ़ी एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी हो गई कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्शनों के दरमियान पता नहीं क्या कहने वाले हैं। लेकिन जब आखिर में उन्होंने कहा कि एक सैटेलाइट गिरा दिया गया, तो एक नेशनल प्राइड का मामला वो शेयर करना चाहते थे, तो बात वहीं पे रुक गई। लोगों ने मुबारकबाद वगैरह दी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सारा वो रिलीव्ड महसूस किया कि जैसा समझ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने खिताब में क्या कहा करते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कल मोदी साहब जम्मू में तशरीफ़ ला रहे हैं, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी गर्माइश पैदा हो रही है। नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह आलमोस्ट फाइल हो रहे हैं, स्क्रूटनी का चल रहा है, कुछ सीट्स के ऊपर आज हो रही थी स्क्रूटनी। तो प्राइम मिनिस्टर की रैली के साथ थोड़ा माहौल और ज़्यादा गर्मा जाएगा। देखते हैं डेवलपमेंट आगे से कैसे होती हैं। आज हम दो मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। मैं ज़फ़र चौधरी हूं और आप ये फर्स्ट ड्राफ्ट की स्पेशल सीरीज़ ऑन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस वो देख रहे हैं आप मेरे साथ। 7वां एपिसोड है आज ये। श्याम लाल शर्मा एक कांग्रेस के लीडर हैं जम्मू सूबा में, जिनके बारे में 2-3 दिन से अटकलें लग रही हैं कि वो शायद बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। अपने भाई साहब मदन लाल शर्मा के हमरा कांग्रेस में और जम्मू की पॉलिटिक्स में और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में मदन लाल शर्मा और श्याम लाल शर्मा ये बहुत बड़े नाम हैं। मैं बताऊंगा कि ये मुझे आज उनको ज़ेरे बहस लाना, यहाँ पे डिस्कशन में लाना, उनके बारे में बात करना मेरे लिए क्यों ज़रूरी था। 2-3 दिन से ये चल रहा था कि वो मोदी साहब की प्रेजेंस में श्याम लाल शायद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और आज कुछ डेवलपमेंट्स इस तरह से आ रही। मैं वसूख के साथ नहीं कह सकता कि कल एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी क्लेम किया है उन्होंने, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर्स ने ट्वीट कर रहे हैं फेसबुक पे, प्रेस रिलीजेस वगैरह देकर वो यकीन दहानी करा रहे हैं लोगों को कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। श्याम लाल कभी बीजेपी की तरफ उनका इंटरेस्ट था ही नहीं, वो कांग्रेस के सोल्जर हैं, सिपाही हैं, दोनों भाई वो कांग्रेस के सिपाही हैं। लेकिन हमारे सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि 2 दिन पूरी अनथक मेहनत की है कांग्रेस के बड़े लीडरों ने, और श्याम लाल को और मदन लाल को कन्विंस किया है, पर्टिकुलरली श्याम लाल को। मदन लाल का इस ज़िम्मे में नाम ज़्यादा नहीं चल रहा था। उनको कन्विंस किया है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल ना हो। मेरी ज़ाती राय ये है कि श्याम लाल का कांग्रेस में रहना बड़ा ज़रूरी है, और जम्मू सूबे की सियासत में उनका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है, लेकिन थोड़ा सारा इनके प्रोफाइल के बारे में देखते हैं। श्याम लाल को पहली बार पब्लिक अवामी मंजर के ऊपर उनको पहली बार देखा गया 2001 में, जब उनके भाई साहब मदन लाल शर्मा, वो पहले मिनिस्टर भी रह चुके थे, उन्होंने जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से बाई इलेक्शन के लिए जब वो खड़े हुए, तो श्याम लाल उस वक्त एक सरकारी मुलाजिम हुआ करते थे। वो मदन लाल को असिस्ट करने के लिए उनके इलेक्शन कैंपेन में आए, तो तब वो उनको एक पब्लिक फोरम के ऊपर वो इंट्रोड्यूस हुए। मदन लाल वो इलेक्शन हार गए, लेकिन 2004 के जो लोकसभा के जनरल इलेक्शन जब आए, उस वक्त मदन लाल शर्मा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते थे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में। मुफ्ती सईद की गवर्नमेंट थी, पीडीपी और कांग्रेस का अलायंस था। मदन लाल वो इलेक्शन जीत गए। उनकी जो असेंबली सीट थी अखनूर, वो खाली हो गई, और वो बड़े पावरफुल लीडर हमेशा रहे हैं कांग्रेस में लगभग 25-30 साल तक। अभी भी काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस रहता है। तो वो सीट जब खाली हुई तो उन्होंने पार्टी को बोला कि वो सीट वहाँ से श्याम लाल को फील्ड किया जाए। श्याम लाल इलेक्शन भी जीत गए और बाद में मिनिस्टर भी रहे। उसके बाद उन्होंने दोबारा इलेक्शन भी जीता 2009 में, और उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और ग्रेजुअली ही बिकेम ए वेरी पावरफुल मिनिस्टर, ए वेरी पावरफुल पॉलिटिशियन, ए वेरी पावरफुल कांग्रेस लीडर। अब जब ये जो रीजनल पॉलिटिक्स किस मिजाज से, किस तर्ज के ऊपर चल रही है, उसके बारे में हम रोज़ बात करते हैं कि पीडीपी, एनसी यहाँ से कैंडिडेट नहीं फील्ड करते। वो कहते हैं कि हम सेक्युलर वोट ना डिवाइड हो जाए। ये सेक्युलर, कम्युनल वगैरह, इसके बीच बीच में ये हिंदू मुसलमान की ही सारी बात होती रहती है। रीजन भी कहते हैं, कश्मीर रीजन वर्सेस जम्मू रीजन वगैरह वगैरह। लेकिन ये उसको अगर आप पील ऑफ करके देखें तो उसकी जो पॉलिटिकल लेयर नीचे से वो निकलती है, वो हिंदू मुसलमान वाली लेयर ही निकलती है। सो श्याम लाल वॉज द फर्स्ट पर्सन इन कांग्रेस में वो पहले ऐसे लीडर, पहले ऐसे ओहदेदार, पहले ऐसे शख्स थे कांग्रेस में जिन्होंने ये आइडिया मूट किया कि वक्त आ गया है कि जब जम्मू कश्मीर में एक हिंदू चीफ मिनिस्टर को मौका मिले, किसी हिंदू को मौका मिलना चाहिए कि वो चीफ मिनिस्टर बने।
ये बसोली में एक रैली हो रही थी, एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी, अवाम से खिताब हो रहा था, तो वहाँ पे श्याम लाल ने ये आइडिया फ्लोट किया, फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आ गया। अब श्याम लाल का, जब पिछले दिनों भी हम बात कर रहे थे, बीजेपी के बारे में बात कर रहे थे, जिस तरह से सियासत पूरे मुल्क में बनती जा रही है और हमारी रियासत उससे बाहर, तो जो हवा मुल्क में चल रही है उससे बाहर तो नहीं रह सकती। सियासत का जो रूप है वो थोड़ा शोविनिस्टिक सा बन रहा है आइडेंटिटी को लेकर, वेदर वो रीजनल आइडेंटिटी हो, वो रिलीजियस आइडेंटिटी हो, वो कल्चरल हो या लिंग्विस्टिक हो, या किसी भी तौर से आइडेंटिटी को लेकर पॉलिटिक्स थोड़ी ज़्यादा शोविनिस्टिक होती जा रही है, थोड़ी सारी हार्ड लाइनिंग अख्तियार होती जा रही है आइडेंटिटी के इर्द गिर्द। जम्मू में उस किस्म की ख़ास आइडेंटिटी को, जिसमें थोड़ा सा हिंदू सेंटिमेंट भी इन्वॉल्व है, जिसमें डोगरा सेंटिमेंट भी इन्वॉल्व है, उसमें एक जो कश्मीर वर्सेस जम्मू का नैरेटिव है वो भी इन्वॉल्व है। और ये इस किस्म का एक जो पॉलिटिकल कल्चर है ये आज का नहीं है, ये जब से एक ख़ास सियासी माहौल यहाँ पे 1947 से बना हुआ है तब से जम्मू का पॉलिटिकल कल्चर इसी डायरेक्शन में जाता जा रहा है। लेकिन आज वो काफ़ी एक हार्ड स्टांस है वहाँ पे। आज जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, या आप प्राइवेट कन्वर्सेशंस में, तो आपको एक आवाज़ नज़र आती है वहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड जम्मू फर्स्ट, कि जम्मू की थोड़ी सारी प्राइमेसी, जम्मू की थोड़ी सारी जो है डोमिनेंस है वो पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर। पहले तो ये होता था कि कश्मीर से जो जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जम्मू इज़ ग्रेजुअली ओवरकमिंग दैट। अब जम्मू कहता है कि हमारा पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की थोड़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस, थोड़ी ज़्यादा विजिबिलिटी होनी चाहिए। बीजेपी हैज़ कम टू रिप्रेजेंट दैट, खास करके 2008 के बाद बीजेपी उसको बड़े मैसिव लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है उस सेंटिमेंट को। ये शोविनिस्टिक पॉलिटिक्स होना कोई बुरी बात नहीं है, और किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के अराउंड ही सारी सियासत करना वो भी कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है। सियासत में अहम बात क्या है कि पॉलिटिक्स जो है उसमें डेमोक्रेसी है वो एग्जिस्ट करती रहनी चाहिए, और वो डेमोक्रेसी से एनरिच्ड रहनी चाहिए पॉलिटिक्स, वो एक अहम बात है। श्याम लाल मेरे नज़रिया में ही इज़ द ओनली लीडर इन कांग्रेस जो बीजेपी के उस रीजनल पॉलिटिकल सेंटिमेंट को मैच कर सकता है। अगर वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं वो, तो आपकी कांग्रेस भी लगभग उसी ज़िम्रे में आ जाती है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू से देखा जाता है या जैसे पीडीपी को जम्मू से देखा जाता है। ये सारी चीज़ें होती रहें, आपका शोविनिज्म होता रहे, आपका हिंदुत्व का जो एलिमेंट है पॉलिटिक्स में, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वहाँ पे आप देखिए फ्लैग की चॉइस से लेकर नारे तक जो सियासी रैलीज़ में होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है वो सीधा नज़र आता है। अगर वो वहाँ पे हो सकता है तो हिंदू एरियाज़ में भी ये चीज़ें होती हैं, पूरे मुल्क में ये होती आ रही हैं। पॉलिटिक्स को कॉम्पिटिटिव जब तक पॉलिटिक्स रहेगी तो वो डेमोक्रेसी उसमें एनरिच होती रहेगी। अगर श्याम लाल कांग्रेस में बने रहते हैं तो कांग्रेस एक बीजेपी का रीजनल कॉम्पिटिटर जम्मू में एग्जिस्ट करता रहेगा। अगर श्याम लाल, ये कोई भी लीडर इनडिस्पोजेबल पूरी तरह से नहीं होता कि वो चला जाएगा तो पार्टी अपनी दुकान ही पूरी तरह से बंद कर देगी, ऐसी बात तो नहीं है, कोई दूसरा भी इमर्ज होगा। लेकिन प्रेजेंट पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस में 10-15 साल लगा के श्याम लाल ने अपने आप को जिस पोजीशन के ऊपर पहुंचाया है, उस पोजीशन के ऊपर अब श्याम लाल के सामने अपॉर्चुनिटी है कि वो कांग्रेस को बीजेपी का एक वैलिड कॉम्पिटिटर वो रीजन में किस तरह से बना सकता है, ताकि लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव रहे। पॉलिटिकल पर्सनैलिटी और उसका जो आर्ग्यूमेंट है, उसकी जो स्टैंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए ये मेरा एक नज़रिया है कि श्याम लाल जैसे लीडर को कांग्रेस में रहना चाहिए, ताकि पॉलिटिक्स कॉम्पिटिटिव रहे, लोगों के पास एक बड़ी ऑप्शन रहे, एक बिल्कुल ही वन साइडेड ना हो जाए। हैविंग सेड दैट, अब एक बात करेंगे हम लद्दाख के बारे में। आपने देखा कि जो हमारे सियासी रहनुमा हैं नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ये एक बहुत बड़ा एहसान करते हैं हम पे। ये रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाए बिना तो पॉलिटिक्स कर नहीं सकते, लेकिन रिलीजन का डायरेक्टली नाम नहीं लेते। उससे अल्लाह का शुक्र है कि कोई दंगे फसाद वगैरह जो है, लोग एक दूसरे के सर में ईंट नहीं मारते कम से कम। लेकिन वो एक जो लो इंटेंसिटी कम्युनलिज्म है वो हमारी रगों में, हमारे डीएनए में वो सीप करता रहता है। आप देखेंगे जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी, उससे नेक्स्ट जनरेशन आएंगी, वो उस बोझ के साथ किस तरह से जूझती हैं। लेकिन फ़िलहाल इनका बहुत बड़ा शुक्रिया कि ये रिलीजन को डायरेक्टली नहीं लाते। तो ये जो आवाज़ इस किस्म की चल रही है, लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये वहाँ तक भी
पहुंची है। पहले भी इससे बाहर कैसे लद्दाख रह सकता है जब तक वो इस मुल्क का हिस्सा है। लद्दाख के अभी जब ये जो कैंडिडेट्स अनाउंस हो रहे हैं, बीजेपी ने 6 में से 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए, लेकिन लद्दाख का नहीं किया। कांग्रेस ने भी जो अलायंस वगैरह करके जहाँ जहाँ पे उन्होंने कैंडिडेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीट शेयरिंग अरेंजमेंट में करने थे वो उन्होंने कर दिए, लेकिन लद्दाख के लिए कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा कि हम कांग्रेस के साथ बात करेंगे कि लद्दाख के बारे में हम क्या सोचेंगे। पीडीपी जो सिर्फ 3 ही सीटें अपने वैली के डोमेन में लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कहा ज़रूर है कि लद्दाख के बारे में अभी हम सोच रहे हैं। 5वें फेज़ में जो नेशनल लेवल पे 5वें फेज़ पे इलेक्शन होना है लद्दाख में, लेकिन हमारी रियासत में सिर्फ 5 फेज़ में ही सारे इलेक्शन हो जाएंगे, तो वो यहाँ का आखिरी फेज़ होगा। 6 मई को लद्दाख में इलेक्शन होना है। कोई भी पार्टी अभी तक वहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं अनाउंस कर पा रही है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि क्या है। लगभग 35 साल से लद्दाख में एक इस किस्म का एक अनरिटन कोड आप मान लीजिए या ट्रेंड इस किस्म का आ रहा है कि 2 कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे। एक मुस्लिम कम्युनिटी है जिसकी जो करगिल में प्रेडोमिनेंट है, और बुद्धिस्ट कम्युनिटी है जो लेह डिस्ट्रिक्ट में प्रेडोमिनेंट है। लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी कुल मिला के पूरे मुल्क में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में साइज़ के एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन वोटर के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा वोटर वहाँ पे नहीं है। मेरे पास बहुत लेटेस्ट डेटा नहीं है, लेकिन 1,60,000 या 70,000 के करीब लद्दाख में टोटल वोट है। इतना तो जम्मू सूबा में आप आ जाएं तो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में ही लगभग इतना वोट होगा। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग इतना वोट होगा जितना लद्दाख की पूरी लोकसभा सेगमेंट में है। इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे ये होती आ रही है कि 1984 से लेकर एक बार बुद्धिस्ट लीडर लेह से वो इलेक्शन जीत जाते हैं, और दूसरी मर्तबा मुस्लिम लीडर कारगिल से वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो ये इस तरह से करके उनका शेयरिंग वहाँ पे चल रहा है। हाँ, मतलब ये बात मैं कतई नहीं कहना चाहता कि मुस्लिम और बुद्धिस्ट कहीं मिडल प्लेस फाइंड करके वहाँ पे बैठकर मीटिंग करते हैं कि भाई साहब इस बार हम आ जाते हैं, अगली बार आप आ जाना। नहीं, ये वोटिंग का पैटर्न कुछ इस किस्म का है कि एक बार आपको ऐसा रिज़ल्ट मिल जाता है और दूसरी बार आपको ऐसा रिज़ल्ट मिल जाता है। 1980s में वहाँ से जो 2 बार लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, जब 1980 में और 84 में पी नामग्याल थे, तो पर इसी तरह से 98 में और 99 में सैयद हुसैन और हसन खान थे, और उसके बाद 2004 में थुप्स्तन चिवांग आ गए, 2009 में फिर हसन खान आ गए, और 2014 में अब थुप्स्तन चिवांग फिर से आ गए। मामला क्या है कि बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ये आज तक कैंडिडेट्स अपना क्यों नहीं अनाउंस कर पा रहे? इसकी वजह यह है कि एक यूनिक कंसेंसस बन गया हुआ है कारगिल में भी, और लगभग वैसा ही एक कंसेंसस बन गया हुआ है लेह में भी। वो कह रहे हैं, जितने भी लोकल एस्पिरेंट्स हैं, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के हो रहे हैं, वो कहते हैं कि जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट लेकर, उसका मैंडेट लेकर यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए आएगा, हम उसका सोशल बाइकआउट करेंगे, हम उसके साथ ताउन नहीं देंगे। वोट डालने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। वजह क्या? वो कहते हैं कि ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पार्टीज़ की टिकट लेकर आ जाएंगे। मान लो मैं करगिल की बात स्पेसिफिकली कर रहा हूँ इस वक्त, कि मुख्तलिफ पार्टीज़ की टिकट लेकर आ जाएंगे, वोट डिवाइड हो जाएगा, और जिसको हम नहीं चाहते वो वहाँ से जीत जाएगा। लिहाजा हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम कंसेंसस बना के एक कैंडिडेट के पीछे सारे लोग रैली करेंगे और उसी को ही हम कामयाब बनाएंगे वहाँ पे। अब आप इसको एक जो है अबव बोर्ड भी आप कह सकते हैं कि सारी पार्टीज से ऊपर उठ के, सारी कंसिडरेशन से, सारी आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन से ऊपर उठकर आप कारगिल के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं कि हम फलां आदमी को हम, लेकिन असल में जब आप इसका पूरा एक फाइनल एनालिसिस करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि इस बार एक मुसलमान ही यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बन जाए। और इसी किस्म की कुछ रेसिप्रोसिटी, इसी किस्म की कुछ थिंकिंग जो है वो ले में भी ऐसे ही है कि कहीं करगिल वाले ना कुछ ऐसा कर दें तो हम भी ऐसा ही करेंगे कि कंसेंसस बना के एक कैंडिडेट को हम उसके अराउंड हम खड़े हो जाएंगे और उसी को ही हम कामयाब बनाएंगे, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो पॉलिटिक्स जिस तरह से आप बड़े लेवल के ऊपर करते हैं, जैसी हवा चल रही होती है मुल्क में, रीजन में, और वो नीचे भी जाकर वहाँ पे चलती है कि अब यहाँ पे आप कह रहे थे कि हम कैंडिडेट्स नहीं उतारते
कि सेक्युलर वोट, सो कॉल्ड सेक्युलर वोट, वो डिवाइड ना हो जाए। और वहाँ पे कहते हैं कि जो उनका जो सो कॉल्ड सेक्युलर वोट है वो वोट ना डिवाइड हो जाए, इसलिए हम पॉलिटिकल पार्टी को ही नहीं आने देते। हम यहाँ पे आप क्या फैसला लेंगे कि इसको टिकट देनी है या उसको टिकट नहीं देनी है, हम आपको आने ही नहीं देते यहाँ पे। तो वो लद्दाख से एक रिवर्स जो ऑस्मोसिस जिसको कहते हैं, वो मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज़ को वापस आया कि भाई अगर आप ये रिलीजन की गेम जो है आप इसको रीजन के कैमोफ्लेज करके अगर आप खेल सकते हैं तो आवाम भी इसको बड़े बेहतरीन तरीके के साथ खेल सकती है। ऐसी कुछ हवा चल रही है हमारी रियासत में, सियासत की, और मुल्क में जिस तरह से है उसी के साथ ही जो हवा का झोंका वो यहाँ तक भी पहुँच रहा है। आज का ये एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और आप के जहन में आपकी दिलचस्पी के अगर किसी किस्म के कोई मुद्दे आते हैं तो वो फीडबैक में यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप ज़रूर कहिएगा उसके बारे में भी, ताकि हम बात करते रहें। शुक्रिया।